करूँगा कि जिस तरह हाइपरटेंशन हमें पता है कि एक साइलेंट किलर है, ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा अब उस पर ही रोशनी डालनी है ताकि हमें पता है पाकिस्तान में अब हर तीसरे बंदे को हाइपरटेंशन है। तो इसको हमने देखना है कि इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, कब रेफ़र करना है, कौन सी ऐसी सेकेंडरी कॉजेज़ हैं जिसको हमने अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले ये बड़ी ट्रेडिशनल स्लाइड है, मॉडिफाइबल या relatively fixed risk factors. We have cigarette smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia, obesity and physical activity, low fitness और unhealthy diet. ये ऐसे risk factors हैं जो कि हम modify कर सकते हैं by counseling to the patients. But unfortunately we have a fixed risk factors like CKD, family history, increased age, male sex, obstructive sleep apnea, the most underdiagnosed डिज़ीज़। जब भी हमारे पास स्टेज 2 या स्टेज 3 की ओबेसिटी आई तो ये ज़रूर स्लीप एपनिया सोचें और उसको हम रेफ़र करें पल्मोनोलॉजिस्ट फॉर स्लीप स्टडीज़ और बाईपैप और सीपैप मैनेजमेंट। और साइकोसोशल स्ट्रेस, अबाउट 90% हमारी जो डिजीज़ हैं उसमें एक स्ट्रेस का एलिमेंट है और हम तकरीबन अपने मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट को एल्प्रेज़ोलैम या फिर दूसरे एंजियोलिटिक्स देते हैं। ये कैटेगरीज़ थी 2017 में AHA ने ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये कैटेगरीज़ बनाई जिसमें ओवर द नाइट तकरीबन मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हो गए। वो कैसे? पुरानी जो ESC की गाइडलाइन थी उसमें 140/90 से जो ऊपर होते थे उनको हाइपरटेंसिव कहा जाता था, लेकिन ये गाइडलाइंस ने थोड़ी सी रेवोल्यूशन इस सेंस में लाया कि 130/80 से ऊपर जो होंगे यानी कि 130-140 उसको स्टेज 1 होंगे पेशेंट्स, तो उसको भी हमने ट्रीट करना है। तो इस पे हम जब भी हम प्रेस्क्रिप्शन पे डायग्नोज लिखें तो बजाय इसके कि हाइपरटेंसिव प्लस लिखने के साथ हमें लिखना चाहिए स्टेज 1 हाइपरटेंसिव, जैसे कि 130-39 या फिर डायस्टोलिक 80-89 और स्टेज 2 मोर देन 140। तो वो हमारा डायग्नोसिस मज़ीद मैच्योर लगेगा जब हमारी प्रेस्क्रिप्शन किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में या किसी प्रोफेसर साहब के पास जाएगी। तो 120 और 120 to 129 ये एलिवेटेड है। इसमें जस्ट हमने मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी, आगे इसकी अप्रोच में मैं बताऊंगा कि इसमें जस्ट हमने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है कि उसको हम मॉडिफाई करें। प्रेवलेंस की बात करें, ओवरऑल 46% पेशेंट्स का जो BP है वो 130 से 140 के बीच में रहता है, बट 32% जो या ओवरऑल 33% पेशेंट्स का BP 140-190 से ऊपर जाता है। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ होम BP पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट्स को करना है, तवज्जो करनी है, लेकिन एम्बुलेटरी BP मॉनिटरिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ ये होल्टर मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी BP मॉनिटरिंग मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। हमारे THQ में भी हो जाएगी और प्राइवेट में भी इंशाल्लाह हो जाएगी, जो कि बॉर्डर लाइन पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। थेरेपी में रिस्ट्रिक्ट बीटा ब्लॉकर्स जो कि ट्रेडिशनली मोर देन 20 ईयर्स अगो हम टिनोलोल, ब्लोकियम, ज़ैफनोल, टाइनम, टेनोरमिन, तो उसको हमने फर्स्ट लाइन थेरेपी पे ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। फॉलोअप में हमारे पास ये एडहेरेंस और काउंसलिंग उस पर हमने देखना है। अब ये थोड़ा सा अभी है कि हमारे पास जो इस स्लाइड में बेसिकली टारगेट कितना BP का होना चाहिए वो तो हमने स्टेजेस पढ़ ली। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बड़ा ग्रॉस सा उन्होंने रख दिया है, लेस देन 130/90 फॉर एवरी पेशेंट्स। However, patient has CVA or patient has diabetes, patient has CKD or any other illness, even post-stroke patient, the achievable, the target goal is 130/80. हमने ये लाना ही लेना है, चाहे लाइफस्टाइल, परहेज़, नमक चिकनाई, गोलियाँ 1, 2, 3, ट्रिपल थेरेपी, 4 थेरेपी, इवन 5 थेरेपीज़ तक ये टारगेट अचीव करना है। इस पे क्या है, इसे थोड़ा सा केस सिनेरियो देखते हैं। 63 ईयर्स ओल्ड हाइपरटेंसिव, जस्ट रैपिडली मैं कहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि विच बेनिफिट प्रोफाइल लिस्टेड ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन, अगर हम हाइपरटेंशन ट्रीट करें तो इस पेशेंट को क्या कुछ कौन सी ऐसी मोर्टेलिटी रिड्यूस होंगी या कौन से डिजीज़ या क्राइसिस के इवेंट्स रिड्यूस करेंगे। तो इसमें ग्रॉसली सा जस्ट डिस्कशन है। हार्ट फेलियर 50%, CVA 40% और कॉर्नरी इवेंट 20% से कम होंगे जब उसका BP 130/80 से कम होगा। ये 130/80 बेसिकली इस पर एक रिसर्च हुई थी, स्प्रिंट ट्रायल किया गया था जिसमें 3 कैटेगरीज रखी गई थी। एक पेशेंट का BP 140 से ऊपर रखा गया,
कुछ का पेशेंट का बीपी 130 120 के बीच में रखा गया और कुछ को स्ट्रिक्टली और बीपी कम किया, 120 से भी कम किया गया। तो उसमें जिसने मोर्टेलिटी रिड्यूस की वो 130 120 के बीच जो बीपी था ना, उस पे इस वजह से ये इस पे टारगेट हमने रखे हैं। तो इसका अगेन वही रिस्क फैक्टर्स है कि वो बीपी अगर 130/80 से कम होगा तो सीवीए भी कम होगा, स्ट्रोक कम होगा, फिर हार्ट फेलियर कम होगा और अल्टीमेटली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कम होगा। ओके, अब दो टर्म्स हमारे पास आएंगी, एक मास्क्ड हाइपरटेंशन, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन। ऐसा पेशेंट जिसका घर में बीपी 120 125 130 रहता है, लेकिन जब वो हमारे ऑफिस में आता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जिसे वाइट कोट हाइपरटेंशन है। तो ऐसे बीपी को, ऐसे पेशेंट्स को हम बेसिकली होम बीपी मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो सॉरी नहीं, वो हमारे ऑफिस में बीपी बढ़ जाता है, वो एक और टर्म है, वो भी देखते हैं, वो भी एक और टर्म है। तो इसका क्या बॉर्डर लाइन है, जब 135 या 85 डायस्टोलिक, इससे ज़्यादा बीपी हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड होता है 3 या 4 दफ़ा, तो उसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं। ये भी उतना ही प्रेवलेंट है, सॉरी ये भी उतना ही डेंजरस है जितना नॉर्मल स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास मास्क्ड बीपी है। घर में बीपी उनका जनाब ज़्यादा रहता है, जब ऑफिस में आता है तो कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे घर में फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके हम मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इस ऐसे पेशेंट्स का भी ऐसे पेशेंट्स को भी हम अगेन एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग या फिर होम बीपी मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं, और इसका भी फिर हमने गोल अचीव करना है। लेकिन बॉर्डर लाइन 135/85 से अगर ऊपर है तो फिर इसको भी हमने ट्रीट करना है। द मेन कोर ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ when to treat, how to treat and when to refer the patient of hypertension. That is the approach to hypertension. बेसिक टेस्टिंग जो कि हम करते हैं, बेसिकली कुछ टेस्ट करेंगे उसकी कॉजेज़ को ढूंढने के लिए, कुछ टेस्ट करेंगे उसके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि अगर हम एकोकार्डियोग्राफी पे बात करें, डायरेक्ट मैं हार्ट पे आ गया हूँ, तो उसमें LVH जब हो गया तो इट मीन्स कि उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो डैमेज हो गया। अब इस पेशेंट को चाहे उसका बीपी 125 है आजकल, वो ट्रीट करना पड़ेगा हमने, और साथ इसकी कॉजेज एओर्टिक स्टेनोसिस, क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा एंड अदर स्टेनोटिक लीजन्स में काज हाइपरटेंशन। बट इन मीनवाइल लिपिड प्रोफाइल, सीरम क्रेटिनिन, सीरम सोडियम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमारे पास 4 जो टारगेट ऑर्गन है ना, वहाँ पे हार्ट ब्लड प्रेशर एक्ट करता है, ब्रेन, आइज़, किडनीज एंड हार्ट। अब हमारे पास दूसरा क्या, रिकमेंडेशन फॉर बीपी ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, कब हमने ट्रीट करना है। हमारे पास पेशेंट आ गया, उसका बीपी है स्टेज 1 में। अब हमने 7 चीज़ें, कुछ 2 चीज़ें ऐसा देखनी है, क्या उसको कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, प्लस उसका ASCVD रिस्क कैलकुलेटर, वो ईज़िली अब नेट पे अवेलेबल है। अगर एक पेशेंट का बीपी 130 से 140, 80 से 85 तक आ जाता है, सॉरी 80 से 90 तक आता है, उसका ASCVD स्कोर कैलकुलेट करें। अगर वो 10 से ज़्यादा है तो उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, 130 140 के बीच में भी। अगर उसका बीपी और उसका ASCVD स्कोर 10 से कम है तो उसको लाइफस्टाइल करें और स्ट्रिक्टली आफ्टर 3 to 4 मंथ उसको दोबारा अपने पास बुलाएं। और यूजली इस सिनेरियो में स्टेज 1 में सिंगल थेरेपी यूज़ करनी है, लेकिन जो ही पेशेंट का बीपी स्टेज 2 में आ जाता है, 140/90 से ऊपर आ जाता है, वहाँ पे ASCVD स्कोर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगेन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी सिंगल या ड्यूल एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड ड्रग्स अवेलेबिलिटी। अब हमारे पास 75 years old retired pilot comes to your office for initial evaluation. History reveals borderline hypertension but no other cardiovascular issues. Now BP is 175/108. You have started dual antihypertensive. What should you do after initiating this therapy? Confirm the BP reading in 2 months, admit him to the hospital, obtain a renal MR angiogram, re-evaluation within 4 weeks, और obtain a 24-hour ambulatory BP monitoring. पेशेंट का BP 175 था, 2 एंटी हाइपरटेंसिव,
एमलोडेपिन वालसार्टन वो हमने दे दी। अब हम क्या करेंगे आगे उस पेशेंट के साथ? पेशेंट हैज़ ऑलरेडी हाइपरटेंसिव। रीएवैल्यूएशन ऑब्वियसली हम है ना 4 वीक्स या 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को बुलाएंगे। इस पे हमें ये भी मिला है कि जनाब कि अगर हमने इसका ये है कि 1 दिन में 2 दिन में पेशेंट को हमने दी मेडिसिन, तो वो 2 दिन बाद आ जाता है हमारा बीपी नहीं कंट्रोल हुआ। एट दिस टाइम पेशेंट नीड्स काउंसलिंग। उसको बताना है कि मेडिकेशन एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स के बाद हम आपको मेडिसिन या इंटेंसीफाई करेंगे डोज को या चेंज ऑफ पिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप वही जो भी है कि अगर पेशेंट्स का बीपी, ब्लड प्रेशर थ्रेशोल्ड एंड रिकमेंडेशन टू ट्रीट एंड फॉलोअप, अगर पेशेंट का बीपी हमारे पास टारगेट 130/80 पे अचीव नहीं हो रहा है तो हमने 1 महीने बाद बुलाना है। अगर अचीव हो रहा है फिर 3 महीने से 6 महीने के बाद बुलाना है। ये बहुत स्ट्रिक्ट हम इन गाइडलाइंस पे नहीं जाते, वो पेशेंट खुद ही मोनीटर करके आपके पास आ जाएगा अगर उसका कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक थोड़ा सा हमें इस पे ना करना है। ये भी ठीक है। अब ओरल एंटी हाइपरटेंसिव, ये स्लाइड बस जल्दी जल्दी गुजारूंगा। 5-6 ग्रुप्स हैं, एस इनहिबिटर्स, ARBs, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, अगेन बीटा ब्लॉकर्स, और हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम डाईहाइड्रोपायरिडीन्स एंड कैल्शियम नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, and again we have diuretics of all types like loop diuretics, thiazide diuretics, and aldosterone antagonist. Again we have some special drugs like beta blockers, and beta blockers के बाद आ जाएगा alpha 1 blocker, doxazosin, prazosin, and direct vasodilator, hydralazine and minoxidil, और centrally acting drugs like alpha methyl dopa। ये हम कब यूज़ करेंगे ये भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब अगेन वही है फॉर एडल्ट्स कि हम बीपी को कितना हमने गोल अचीव करना है। फॉर एडल्ट्स विद कंफर्म्ड हाइपरटेंशन एंड नॉन CVD फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ASCVD रिस्क स्कोर, बीपी टारगेट लेस देन 130/80 इज़ रिकमेंडेड। पहले उन्हें जस्ट समरी बताई थी, अब वो गाइडलाइंस की हेल्प से हमें बता रहा है। वो सारे ये हमने एक तरह देख लिया है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जब बीपी हमारे पास 180/120, 180/120 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर 180/120 के ऊपर हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ उसके जो टारगेट ऑर्गन्स है, 1 of the 4 टारगेट ऑर्गन इज डैमेज, देन वी लेबल एज दिस इज़ द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड पेशेंट नीड्स एन इमीडिएट एडमिशन following IV antihypertensive like isocate, labetalol, or any other IV antihypertensive. If the BP is more than 180/120 and the target organ is not affected, this is called hypertensive urgency. Patient does not need any hospital admissions. In spite, we can give an oral medication like capotine or any other short-acting antihypertensive to just control the blood pressure. लेकिन कुछ सिचुएशन है जैसे हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमरेज आ गया है, अगर बीपी 220 से ज़्यादा है तो हमने उसको कंट्रोल करना है, बहुत एग्रेसिवली नहीं कंट्रोल करना, 150-160 तक लाना है। इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है, उसमें बीपी को हमने रखना ही ज़्यादा है क्योंकि उसमें पेलोम्ब्रा हमने बचाना होता है। अगर बीपी कम कर दें तो इन्फाक्टिव जोन और ज़्यादा बढ़ जाता है और एडिमा वगैरह कॉज हो जाता है, जिससे स्ट्रोक का पेशेंट वर्सन होगा। उसलिए उसका बीपी अगर 210, 220 या 200 तो हमने उतना ही रखना है। लेकिन एक कंडीशन है, उसमें भी काम करना है, जब हमने इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर या अल्टेप्लेज देकर हमने CVM में क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज करना है, फिर 185 तक लाना है। लेकिन अगेन दीज आर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास डायबिटीज़ में पता है 130/80, बीपी 130/80, ये हमारी आज का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि टारगेट हमारे पास इतना होना चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन, अगेन एक गाइडलाइंस में एक ट्रायल आया था ARBs। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद जस्ट ARBs, वी कैन गिव ACE inhibitors as well in case of atrial fibrillation and beta blocker as well to rate the control as well as the control blood pressure. Beta blockers are recommended as the preferred antihypertensive in patient with hypertensive and thoracic aortic disease, like patient has aortic aneurysm, patient has aortic stenosis,
पेशेंट हैज़ अब्डोमिनल एन्यूरिज्म, क्योंकि इसने जो ही हार्ट रेट को कंट्रोल किया उसके रप्चर के चांस कम होंगे। ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर अगे अफ्रीकन अमेरिकन, ये हमने MBBS में भी पढ़ा हुआ है, वो एस को टॉलरेट नहीं करते एंड वी कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स इन केस ऑफ ब्लैक अफ्रीकन पीपल्स। नाउ इन प्रेगनेंसी वो एक अलग सा टॉपिक है, इसमें हम प्रेगनेंसी में अम्लोडिपिन दे सकते हैं, अल्फ़ा मिथाइल डोपा गायनाकोलॉजिस्ट की फेवरेट 250 TDS इसमें दे देते हैं, और डायूरेटिक भी यूज़ करते हैं। एस इनहिबिटर्स आर हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इस पे मेरी YouTube के वीडियो भी अवेलेबल है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये बड़ी है, इस पे हमने क्या है, पेशेंट को नट्स, बीन्स, चिकन, अंडा, मछली, इस चीज़ें की सब्जियां, फ्रूट्स, वो बता रहे हैं कि दिन में 1 या 2 दफ़ा फ्रूट वेजिटेबल्स, या हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा। इसमें बड़ा छोटा गोश्त और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उससे पेशेंट ने ऑब्वियसली इज्तनाब करना है। वेट रिडक्शन, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगेन फिज़िकल एक्टिविटी, वो हम सबको पता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, 95% प्राइमरी हाइपरटेंशन इज़ प्रेवलेंट, सिर्फ 5% हाइपरटेंशन में हमें कॉज मिलती है। तो अगेन जब भी पेशेंट 35 ईयर्स से ज़्यादा आए तो उसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट 30 ईयर्स से कम आए तो उसमें उसकी कॉज को ढूंढना है। मतलब ये छोटा सा एक समराइज़, आगे सारे उसके ना अगले ना उसके टेस्ट है। ओके जी, अब आखिरी जो स्लाइड है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन डायग्नोसिस, मैक्सिमाइज डायूरेटिक थेरेपी, एड ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हमारे पास 3 ड्रग से मैनेज नहीं हो रहा है, पेशेंट का स्टिल BP 145 से 150। अब हमने चौथी ड्रग क्या ऐड करनी, बीटा ब्लॉकर। कोशिश करें शुरू में शॉर्ट एक्टिंग जैसे मेप्रेसर या मिरोल वगैरह ऐड कर लें, लेकिन अगर हम पेशेंट उस पर आ गया तो लॉन्ग एक्टिंग कर लें। 4 ड्रग्स के साथ भी BP कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारे पास, आपके पास भी पेशेंट ज़रूर आते होंगे। फिर उसका सीरम पोटेशियम करवाएं, अगर वो 4.4 से कम है तो उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन लो डोज में स्टार्ट करें। तो हमने 5 ड्रग्स पे भी है। अगर नहीं हो रहा, रेफ़र द पेशेंट टू हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट या एनी टर्शरी या क्वार्टरनरी यूनिट्स, ताकि वो कोई कॉज ढूंढे, या आपको अगर कॉज मिल गई है तो उस पर क्यूरी डालकर आगे रेफ़र करें। हमारे पास क्या है, वही है कि BP 130/80 से नीचे रखना है। अगर स्टेज 1 में है तो साथ ही SCVD स्कोर, अगर 10 से कम है तो लाइफस्टाइल, 10 से ज़्यादा है तो पिल थेरेपी, 140/90 से ऊपर है मेडिकेशन डायरेक्ट। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, ट्रिपल रेजीम, एम्लोडिपिन, वेलसार्टन और लो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा, बीटा ब्लॉकर, देन स्पाइरोनोलैक्टोन, नहीं तो रेफर। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरिंग मी, जज़ाकल्लाह।